नमस्कार। आज हम भारत के अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की गहराई में उतरेंगे। इसने वाकई बहुत तेजी से मतलब बिजली की रफ्तार से देश में पैसे भेजने और पाने का तरीका बदल दिया है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये इतनी जल्दी और इतनी सेफ्टी के साथ काम कैसे करता है। बिल्कुल। और यूपीआई देखिए सिर्फ एक ऐप नहीं है, इसे एक डिजिटल पब्लिक गुड की तरह देखा जाता है। मतलब एक सार्वजनिक डिजिटल संपत्ति। इसका जो ओपन आर्किटेक्चर है उसने इनोवेशन को बहुत बढ़ावा दिया है। आप सोचिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब इसी बुनियाद पर बने हैं। तो ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं, ये देश का एक बहुत जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ढांचा बन गया है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोल कर समझते हैं। अगर किसी को समझाना हो तो कैसे कहेंगे? इसे ऐसा सोच सकते हैं जैसे कोई मॉडर्न सुपरफास्ट डाक व्यवस्था हो जो फौरन पैसे पहुंचा देती है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। आप अपनी यूपीआई ऐप खोलते हैं, मान लीजिए ये एक हाईटेक स्टेशनरी की दुकान है। हाँ, और यहाँ आपको किसी के लंबे चौड़े बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड, मतलब उस पुराने वाले पते की जरूरत नहीं। बस उनका आसान सा वीपीए चाहिए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जैसे दोस्त एट कोई बैंक। अच्छा। और इस वीपीए का कमाल यही है कि ये आपके असली बैंक खाते की जानकारी को छुपाए रखता है। तो इससे मतलब सुरक्षा भी रहती है और आसानी भी। और फिर भेजने से पहले वो पिन डालना होता है, यूपीआई पिन। हाँ, वो गुप्त यूपीआई पिन, वो एक तरह का आपका डिजिटल गुप्त हस्ताक्षर है। और सुना है ये इतना सुरक्षित होता है कि ऐप बनाने वालों को भी पता नहीं चलता। बिल्कुल सही। एनपीसीआई की एक कॉमन लाइब्रेरी होती है जो इसे सीधे आपके फोन पर ही इनक्रिप्ट कर देती है। ऐप प्रोवाइडर इसे देख ही नहीं सकता। और यहीं पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब दो कारक प्रमाणीकरण काम आता है। हाँ, वो कैसे? देखिए, पहला फैक्टर है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल फोन जो आपके पास है, और दूसरा है आपका यूपीआई पिन जो सिर्फ आप जानते हैं। ये मोबाइल फर्स्ट दुनिया के लिए बहुत जरूरी सुरक्षा परत है। समझ गया। तो पिन डालने के बाद पेमेंट की रिक्वेस्ट एक सिक्योर एनक्रिप्टेड पाइप से एनपीसीआई के सेंट्रल हब मतलब मुख्य डाकघर तक जाती है। एग्जैक्टली। और एनपीसीआई का जो हब है उसके पास एक मास्टर एड्रेस बुक होती है। जी। इसे यूपीआई मैपर कहते हैं। जी। इससे वो फौरन पता लगा लेता है कि ये वीपीए किस बैंक खाते से जुड़ा है और पैसा आखिर भेजना कहाँ है। अच्छा, फिर आगे क्या होता है? पैसा कैसे पहुंचता है फिर? तब एनपीसीआई आईएमपीएस नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। जी। आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इससे आप वो सुपरफास्ट डिलीवरी ट्रक समझ लीजिए। ओके। ये नेटवर्क भेजने वाले के बैंक को पैसे काटने और पाने वाले के बैंक में फौरन, बिल्कुल रियल टाइम में जमा करने का निर्देश देता है। 2400 घंटे, 7 दिन। और क्योंकि आईएमपीएस पहले से मौजूद था, उसी पर यूपीआई को बनाना इसे जल्दी लॉन्च करने में बहुत मददगार साबित हुआ। और बस कुछ ही सेकंड में भेजने वाले और पाने वाले दोनों को कंफर्मेशन मिल जाता है ना? एक रसीद की तरह। हाँ बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया वाकई कमाल की तेज है। लेकिन इतनी स्पीड और सिक्योरिटी, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? मतलब ये सब पर्दे के पीछे चलता कैसे है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत मजबूत तकनीकी बुनियाद है। ये मुख्य रूप से एपीआईज पर आधारित है। एपीआईज? हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये समझ लीजिए कि ये एक मानकीकृत तरीका है जिससे अलग अलग ऐप्स और बैंक एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें, मतलब डेटा का लेन देन कर सकें। जेसन जैसे सरल फॉर्मेट इस्तेमाल होते हैं। और जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ इसे इस्तेमाल करते हैं तब ये धीमा क्यों नहीं पड़ता? इसका क्या राज है? वो इसलिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणाली है, मतलब फैली हुई। जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है तो लोड बैलेंसिंग जैसी तकनीकें ट्रैफिक को कई सर्वरों में बांट देती हैं। और मैसेज क्यूइंग सिस्टम जैसे काफका या RabbitMQ रिक्वेस्ट्स को लाइन में लगाकर संभालते हैं ताकि सब कुछ आराम से चलता रहे। तकनीक तो समझ आ गई, लेकिन सुरक्षा? आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का डर तो सबको रहता है। यूपीआई कितना सुरक्षित है? सुरक्षा तो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ, और इसकी कई परतें हैं। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी है। सबसे पहले तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। मतलब आपका जो पेमेंट डेटा है वो भेजने वाले के डिवाइस से लेकर पाने वाले के बैंक तक एक तरह से ताला बंद होकर जाता है। बीच में कोई उसे पढ़ नहीं सकता। TLS, SSL, AES 256, RSA जैसे स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और मैंने डिवाइस बाइंडिंग के बारे में भी सुना है, वो क्या चीज है? हाँ, डिवाइस बाइंडिंग ये पक्का करती है कि आपका यूपीआई खाता सिर्फ और सिर्फ
आपके रजिस्टर्ड फोन से ही चले। अगर कोई आपका सिम कार्ड निकालकर किसी दूसरे फोन में डाल भी दे तो वो यूपीआई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये एक जरूरी मोबाइल स्पेसिफिक सुरक्षा है। और पिन का क्या? यूपीआई पिन तो डिवाइस पर ही, मतलब आपके फोन पर ही सुरक्षित तरीके से एन्क्रिप्ट होकर स्टोर होता है। बैंक के पास सिर्फ उसका एक एन्क्रिप्टेड निशान, एक हैश जाता है, असली पिन कभी नहीं। अच्छा। और इन सब के ऊपर एनपीसीआई का अपना फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एफआरएम सिस्टम है। ये एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके संदिग्ध लेन देन पर 24 घंटे नजर रखता है। ये एनपीसीआई और सभी पार्टनर बैंक और एप्स की मिलीजुली जिम्मेदारी है। ये सब सुनने में तो काफी जटिल लगता है। इन सब के पीछे कौन सी संस्था है जो ये सब कुछ मैनेज करती है? इस पूरे इकोसिस्टम के केंद्र में है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एनपीसीआई। और ये सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है जो पैसा इधर से उधर करती है। तो फिर एनपीसीआई की भूमिका क्या है, मतलब सिर्फ चलाने के अलावा? एनपीसीआई न सिर्फ इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, बल्कि वो नियम बनाता है, सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स तय करता है, सभी बैंकों और एप्स का ऑडिट करता है ताकि वो नियमों का पालन करे, और वो लगातार इनोवेशन को भी बढ़ावा देता है। जैसे यूपीआई लाइट आया छोटे पेमेंट्स के लिए, या ऑटोपे आया रेगुलर पेमेंट्स के लिए। हाँ, वो मैंने देखा है। संभाल सके और साइबर हमलों से भी सुरक्षित रहे। ये अब देश का एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वाकई यूपीआई ने तो भारत में पेमेंट का पूरा नजारा ही बदल दिया है। तेज, सुरक्षित और इतना सुविधाजनक। और अब तो ये भारत से बाहर भी जा रहा है ना, सिंगापुर, फ्रांस और भी देशों में। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि इसका डिजाइन कितना मजबूत और स्केलेबल है। इसने करोड़ों लोगों के लिए वित्तीय लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि यूपीआई भारत की डिजिटल कहानी का एक चमकता हुआ सितारा है। एक शानदार उदाहरण कि कैसे टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी आसान बना सकती है। और ये सफर अभी रुका नहीं है। यूपीआई सिर्फ पेमेंट तक ही सीमित नहीं रहेगा शायद। ये एक पूरा फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म बनने की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है आगे चलकर क्रेडिट जैसी चीजें भी इससे जुड़ जाएं। ये तो दिलचस्प होगा। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि ये भारत के डिजिटल भविष्य को और कैसे शक्ल देगा, और क्या ये दुनिया भर के दूसरे देशों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है, एक डिजिटल पब्लिक पेमेंट सिस्टम का मॉडल